नमस्कार, जोहार। मैं पूजा शुक्ला फेसबुक पेज पर टॉक की 21वीं कड़ी में आपके समक्ष हूँ और आज की इस 21वीं कड़ी में हमारे साथ हैं श्री तनुज दीक्षित, जो सिनेमा में अभिनेता हैं और साथ ही वो को प्रोड्यूसर भी हैं एक प्रोडक्शन हाउस में, तेजन दीक्षित फिल्म्स के नाम से जो प्रोडक्शन हाउस है उसमें। और सबसे पहले हम स्वागत करते हैं तनुज दीक्षित जी का अपने इस कार्यक्रम में। तनुज जी, आपका स्वागत है। नमस्कार पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्वागत के लिए जी। और तनुज जी के व्यक्तित्व की जब हम बात करते हैं तो एक और जहां ये बहुत शिक्षित हैं, दूसरी ओर इन्होंने सिनेमा में भी अपना अच्छा नाम बनाया है। और मुख्यतः अगर अभी हम बात करते हैं तो 2016 में इन्होंने अपनी जो इनकी फिल्मी दुनिया का जो सफर था उसकी शुरुआत की 2016 में। और सन 2016 से अभी तक की छोटी अवधि में इन्होंने तेलुगु, मराठी फिल्मों में काम किया है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि 8 शॉर्ट फिल्म्स हैं, 5 तेलुगु फिल्म है, 1 मराठी फिल्म है। और हिंदी के हमारे जो दर्शक, हिंदी भाषी दर्शक जो अभी हमसे जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं, मैं उनके लिए ये जानकारी दे दूं कि बहुत जल्द ही ये आगाज करने वाले हैं हिंदी सिनेमा में अपनी जो इनकी पहली फीचर फिल्म होगी, जिसका नाम है अनलिमिटेड के साथ। तो आपको सर्वप्रथम आपको शुभकामनाएं हैं तनुज जी कि आपकी जो यह फिल्म है या ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो, जैसे कि फिल्मों की जबान में कहते हैं। और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स में काम किया है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये को प्रोड्यूसर हैं तेजन दीक्षित फिल्म्स में, जो एक प्रोडक्शन हाउस है, सेंट्रल इंडिया का एक नामी गिरामी प्रोडक्शन हाउस है। और इनके व्यक्तित्व की तरफ जब हम और देखते हैं तो मैंने अभी आपसे जैसे चर्चा की थी कि इन्होंने अच्छी शिक्षा दीक्षा भी ले रखी है और इन्होंने बीबीए किया हुआ है, एलएलबी भी किया है। और उससे भी आगे जब मैं देखती हूँ तो मुझे दिखता है कि इन्होंने एमए संस्कृत से किया है। तो एक ऐसा विद्यार्थी जिसने मैनेजमेंट की शिक्षा ली है, उसके बाद उसने विधि की शिक्षा ली है, उसने जो अपना स्नातकोत्तर है वो संस्कृत जैसे विषय से किया है। और जो भी इनके फॉलोअर्स हैं, जो इनको देखते हैं रेगुलरली, और वो जानते हैं कि भारतीय परंपरा, संस्कृति, सभ्यता से इनका बहुत जुड़ाव है। और आज हम सब के बीच में ये बहुत एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए उपस्थित हुए हैं। और वह जो विषय है वह है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन सिनेमा। जब हम सिनेमा के क्षेत्र की तरफ देखते हैं तो एक ही दो वहां पे जो कार्य हैं वो हम सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे कि एक्टर बनना या एक्ट्रेस बनना। तो चूंकि तनुज जो है वो एक प्रोडक्शन हाउस से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्होंने जो कैमरे के आगे की दुनिया देखी है एज ए एक्टर और कैमरे के पीछे की दुनिया भी देखी हुई है, क्योंकि इनका जो प्रोडक्शन हाउस है इसमें वो कार्यरत हैं। तो इसलिए आज हम ये उम्मीद करते हैं कि तनुज सिनेमा से जुड़ी हुई जितनी भी रोजगार की संभावनाएं हैं उन सब पर जो है वह बेहतर तरह से प्रकाश डाल पाएंगे। तो तनुज, सबसे पहले तो जो हमारे दर्शक हैं आपसे यह जानना चाहेंगे कि सिनेमा में जब हम रोजगार की बात करते हैं तो ऐसे कौन कौन से रोजगार हैं जो कि सामान्यतः लोग जानते हैं, और ऐसे क्या रोजगार हैं उससे जुड़े जो लोग नहीं जानते हैं और जो आप आज उनको बताएंगे यहाँ? जी पूजा जी, बेशक मैं यहाँ पर मौजूद होकर आपके माध्यम से सभी सवालों के जवाब दूंगा। साथ ही साथ जितनी जानकारी मैं सभी के साथ साझा कर सकूंगा, ये मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। बड़ी खुशी मिलेगी मुझे इस सबसे। देखिए, सिनेमा में रोजगार की अगर बात करें तो
तो हम जैसे डे टू डे लाइफ में हम चलते हैं, जिस तरीके से सामान्य जीवन हम लोग जीते हैं, हर सामान्य व्यक्ति का जुड़ाव सिनेमा से होता है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में। चाहे वो फिर बात रोजगार की क्यों ना हो, हम फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों टाइप के वेजेस की, दोनों टाइप के लोगों की अगर हम बात करें, तो वहां पर दोनों चीजें इक्विवेलेंटली रिक्वायर्ड होती हैं। अपार्ट फ्रॉम द एक्टर, देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स विच आर वर्किंग इन सिनेमास, लाइक क्रिएटिव डिपार्टमेंट है, आर्ट डिपार्टमेंट है, फैशन डिपार्टमेंट है, मेकअप्स है, लाइट डिपार्टमेंट है, कैमरा डिपार्टमेंट है। सो देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स जहां पर पे आप अपने काम को, अपनी प्रतिभा को, अपने टैलेंट को, अपने हुनर को दर्शा सकते हैं और फिल्मों में आप भी जोड़ करके काम कर सकते हैं। बेशक ये एक सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन फिल्मों में भी हम सब कहेंगे कि सामान्य जनजीवन के साथ में जुड़ाव रखते हैं, और जब फिल्में बनती हैं तो सामान्य हम लोग समस्त तरीके की डिपार्टमेंट्स को हम लोग साथ में लेकर के चलते हैं। कोशिश ये होती है उन डिपार्टमेंट्स में जो लोग काम करते हैं वो उनकी उस फील्ड में खासियत या उस फील्ड में महारत हासिल करे हुए होते हैं। जैसे हम अगर बात करते हैं डिजाइनर की, अगर कोई ड्रेस डिजाइनर है, स्टाइलिस्ट है, तो दे कैन अपने जो क्रिएटिव डिजाइन है, फैशन इंडस्ट्री के लोग हैं, वो अपना हुनर वहां फिल्मों में दिखाते हैं। दोज हु हैव नॉलेज अबाउट द लाइट्स का अच्छा नॉलेज रखते हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, टेक्नीशियंस हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट नीड्स ऑल दिस पर्सन्स। वहां पर आपकी क्रिएटिविटी, आपकी यूटिलिटी बहुत है। इसके अलावा में हम लोग बात करें, अगर आप अच्छे लिखते हैं, इफ यू आर अ गुड राइटर, देन डेफिनेटली स्क्रिप्ट राइटिंग हो गई, आपकी स्टोरी राइटिंग है, आपकी फिल्में जब बनती हैं तो उसमें तरह तरह के डायलॉग्स लिखे जाते हैं, आपकी हर वो चीज जो कि लेखन से संबंधित है वो भी आपको फिल्मों में एक्सपोजर दिलाती है। इन सब के अलावा में आप अगर अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप अच्छा मेकअप कर सकते हैं, तो डेफिनेटली दिस इज अ वर्ल्ड वेयर यू कैन शो योर टैलेंट। इन सब के अलावा में हेयर स्टाइलिस्ट हैं, जो लोग अच्छे हेयर कट कर सकते हैं, जिनको हेयर डिजाइन अच्छे करना आते हैं, वो लोग अपना टैलेंट वहां दिखा सकते हैं। अगर आप बात करें इनडायरेक्टली, जो लोग हेल्थ एंड फिटनेस की फील्ड में हैं, वो लोग भी इंडस्ट्री से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, क्योंकि हर एक्टर या हर वो जो कलाकार जो सेट पर है, वो लोग कहीं ना कहीं हेल्थ एंड फिटनेस से भी जुड़े हुए होते हैं, तो वो भी एक पार्ट आप लोगों का हो सकता है जहां पर आप अपना जुड़ाव रख सकते हैं। हम लोग कहेंगे सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर अ पार्ट ऑफ मूवीज, बिकॉज आप देखते हैं सारे फिल्मों की जब बजटिंग होती है, देन उनका पूरा वो करना, सारे बैलेंस को मैनेज करना, दैट इज ऑल अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो वो भी एसोसिएट होते हैं। सो films are like more or less are connected to the all kind of people, हर तरीके के लोगों से जुड़ा हुआ है। बस जरूरत यह है कि आप लोग आपका जुड़ाव फिल्मों से कैसे बनाए, आपको सोचना है। बाकी फिल्में तो आप सभी से जुड़ी हुई हैं, फिल्म निर्माण भी आप सभी से जुड़ा हुआ है, पूर्ण रूप से ऐसा है जी। और एक और सवाल जो मुझे लगता है कि यहाँ पूछना जरूरी हो जाता है कि आपको सिनेमा में क्या दिखा ऐसा कि आपने जो है यह सोचा कि बीबीए करने के बाद, लॉ करने के बाद जो है आप सिनेमा से जुड़ेंगे और आप यहाँ एक्टिंग करेंगे और आप प्रोडक्शन के क्षेत्र में आएंगे। आपको किस चीज ने आकर्षित किया एक्टर बनने के लिए? मैं आपको कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, जो असली है। मेरे भाई ने फिल्म प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया था 2016 में। मेरे ब्रदर जिनका नाम तेजन दीक्षित है, ही इज अ रेनोन्ड फिल्म प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। तेजन दीक्षित फिल्म्स उन्हीं का वेंचर था, उन्होंने स्टार्ट किया तेजन दीक्षित फिल्म्स को। जब तेजन दीक्षित फिल्म्स स्टार्ट हुआ तो उनका पहला प्रोजेक्ट बन रहा था। उस पहले प्रोजेक्ट में एक आर्टिस्ट, एक एक्टर, मतलब बहुत सारे रोल होते हैं, एक फिल्म बनती है तो एक शॉर्ट फिल्म बन रही थी, काफी सारे रोल्स थे, लेकिन ही ऑफर्ड मी फॉर एन रोल। बोले यार ये रोल तुम पे बहुत सूट करता है, एंड आई वाज लाइक कि नहीं, मैं ये रोल नहीं करूंगा, बिकॉज आई वाज नॉट एन एक्टर एट दैट टाइम। तो मैंने कहा मैं कैसे करूंगा, मुझे तो एक्टिंग का ए भी नहीं आता है। देन ही सेड अरे मैं डायरेक्टर हूं, मैं मेरे हिसाब से सब कराऊंगा, यू हैव टू परफॉर्म दैट रोल। सो बड़े वो सब चला कुछ दिनों तक हमारे बीच में। देन ऐसा हुआ कि आई अग्रीड कि चलो ठीक है, ये रोल मैं करता हूँ। फॉर्चुनेटली वो शॉर्ट फिल्म एक ऑर्गन डोनेशन के ऊपर थी, जिसमें मैंने फर्स्ट टाइम एक्ट किया था। वो बहुत पसंद करी गई थ्रू आउट द इंदौर, थ्रू आउट, वी बिलोंग्स टू इंदौर, इंदौर से हमारा फिल्म प्रोडक्शन हाउस भी मध्य प्रदेश में। सो यहाँ पर वो फिल्म बहुत चली,
इंटरनेट पे काफी अच्छी चली, मीडिया ने बहुत उसको अच्छा रिस्पांस दिया। धीरे धीरे करके कुछ समय में, मतलब नेक्स्ट 15-20 डेज फिल्म रिलीज होने के बाद में ऐसा हो गया, देन पीपल यूज्ड टू नो मी, यस आर यू तनुज दीक्षित, मैंने कहा यस आई एम तनुज दीक्षित। सो आप वही हैं जिन्होंने मूवी करी, मैंने कहा। तो इट वाज लाइक साउंड्स गुड, आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, आपने कभी ऐसा कुछ पहले किया नहीं था, आपने कभी एक्टिंग नहीं करी थी, आपने कभी कुछ, अच्छा लगा सुन करके। देन धीरे ऐसा हुआ कि ब्रदर फ्रेंड थे साउथ इंडिया में, एक मूवी बना रहे थे फीचर फिल्म, और ही कॉल्ड मी अ डे कि आप आइए हैदराबाद। मुझे 8:30 बजे सुबह कॉल आता है कि मुझे 12:30 बजे हैदराबाद मतलब आज के आज ही पहुंचना है। देन 12:30 का यहाँ से फ्लाइट था इंदौर से, आई कॉट दैट फ्लाइट, और मैं दोपहर 1:30 बजे हैदराबाद पहुंचता हूँ। हैदराबाद पहुंचने के बाद शाम के समय में 4:30-5 बजे से मेरा एक फिल्म की जर्नी, फीचर फिल्म की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। मैं एक सेट पे होता हूँ और मैं अपना एक रोल था इंजीनियर का, वो प्ले कर रहा था एक फिल्म के अंदर। सो दैट वाज माय बिगिनिंग, वहां से मेरी शुरुआत हुई। फिर ये सब होने के बाद में फिल्म रिलीज हुई, फिल्म बहुत अच्छी ब्लॉकबस्टर गई। देन मेरे पास में 6 महीना कोई काम नहीं था बड़ी फिल्मों में, मुझे लगा चलो एक फिल्म हो गई लाइफ की, होकर के छोड़ दिया, उस चीज को ज्यादा ध्यान नहीं दिया। देन अचानक 6 महीनों के बाद में, आफ्टर 6 months, I got another call from a different production house for a film, feature film. Again, it was a feature film, वो भी तेलुगु में थी। एंड इन 6 महीनों में मैं थोड़ा जब वहां पर रहा था और मैंने वहां के लोगों से कॉन्वर्सेशन किया था, तो मुझे तेलुगु के लिए एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। तो आई वाज लर्निंग तेलुगु इन बिटवीन, मैंने तेलुगु भी सीख ली थी बीच में। देन उसके बाद में मैंने सेकंड फिल्म करी, सेकंड के बाद थर्ड फिल्म करी, फिर मेरी एक और फिल्म अभी आ रही है। ऐसे करते करते धीरे धीरे जर्नी बढ़ी। फिर 2018 में मराठी फीचर फिल्म के लिए मुझे ऑफर आया, तनुश्री मूवीज ने मुझे ऑफर दिया। देन आई गो देयर एंड आई डिड एन मराठी फीचर फिल्म। ऐसे करते करते मेरा जो करियर है अभी 7 फीचर फिल्म्स का कंप्लीट हो गया है। इस साल मुझे बॉलीवुड में हिंदी फीचर फिल्म कर रहा हूँ जिसका नाम अनलिमिटेड है, जैसा अभी आपने बताया। सो वो इस साल रिलीज हो रही है, मेरी फिल्म है, और उसमें मैं सेकंड लीड हूँ फिल्म के अंदर में। सो दिस इज माय करियर। अब जब एक बार आप सोचा कुछ भी नहीं था, पर एक बार जब आप काम करने लगते हैं और सभी आपके काम को सहारते हैं, तो आप कहीं ना कहीं ऐसा फील करते हैं कि जो चल रहा है ठीक है, लेकिन ये जो हो रहा है दिस इज वेरी डिफरेंट। क्योंकि मैंने देखा है इस देश में हजारों लाखों युवा लोग, एक्टर्स ऐसे हैं, दोज आर वेटिंग फॉर द सिंगल चांस। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको एक चांस, एक मौका के लिए भी इंतजार है, और मुझे बहुत बार मौका मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि आई हैव टू चूज समथिंग डिफरेंट आउट ऑफ इट। अगर कुछ वैसा चांस मिल रहा है तो मुझे उस पर भी फोकस करना चाहिए। सो थोड़ा सा मन इस तरफ ज्यादा हो गया, इस तरफ ज्यादा झुक गया। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से फिल्मों में जो रुझान है, जो बढ़ाव है, वो अपना मिलता चला गया धीरे धीरे। जी जी जी, बहुत रोचक यात्रा रही है आपकी अभी तक, और हमारी शुभकामनाएं हैं आपको, हमारे तमाम दर्शकों की और हमारे इस पेज की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं कि आपका जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं हिंदी फीचर फिल्म अनलिमिटेड के लिए, वो जल्द ही दर्शकों के बीच हो और एक बहुत बड़ी हिट साबित हो वो फिल्म। डेफिनेटली। और आज के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तनुज जी, तो आपने 3 भाषा के जो सिनेमा जो बनते हैं, तो तीनों इंडस्ट्री में आपने काम किया है। आपने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है, आपने मराठी फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, और अभी आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ गए हैं। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसे ऐसे क्या अलग चीजें आपने देखी जो तेलुगु में आपको अलग दिखी, मराठी फिल्म इंडस्ट्री में अलग दिखी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अलग दिखी, और रोजगार के मौकों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ज्यादा आपको कहाँ दिखा? और रोजगार के साथ साथ अगर एक जो हम बात करते हैं व्यवहार की, जहां पे एम्प्लॉयर का अपने एम्प्लॉय के प्रति एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच होता है, मतलब एक ह्यूमन जो टच होता है वहां, वो ज्यादा आपने किस इंडस्ट्री में देखा तीनों में से? मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले रीजनल सिनेमास जो होते हैं, जहाँ रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो भोजपुरी सिनेमास हो, चाहे वो बुंदेलखंडी सिनेमा हो, चाहे वो मराठी सिनेमा हो, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे तमिल हो, चाहे मलयाली सिनेमास हो, कैसी भी फिल्म इंडस्ट्री हो, जहां कहीं पे भी रीजनल शब्द का इस्तेमाल होता है,
वहां पर मेरा पर्सनल सोच है, वहां एक फिल्म के जो क्रू होते हैं, जो फिल्म के लोग होते हैं, वो सभी एक परिवार के जैसे होते हैं, एक आपस में जिनका जो एक कहते हैं जो आपस में जिनका कनेक्शन होता है, दैट इज लाइक ए फैमिली, यू फील लाइक ए फैमिली ऑन द सेट। मैंने अभी तक जितनी तेलुगु फिल्म्स करी, मराठी फिल्म करी, या मैं अब हिंदी भी कर रहा हूँ, तो मैंने यही देखा, सेट इज अ फैमिली, फिल्म सेट इज अ फैमिली। वहाँ के क्रू जो होते हैं जो सेट पे काम करते हैं, दैट दे आर लाइक फैमिली मेंबर्स। तो आप अपने फिल्म के नजरिए से अगर जब आप देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कभी भी मैंने ऐसा फील नहीं किया कि कुछ अलग सा बिहेव हो। आई ऑलवेज फील लाइक सो जेंटल ओवर देयर। मैं किसी पर्टिकुलर सेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे सेट्स की बात कर रहा हूँ इस समय में। तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री अपने आप में फिल्म का जो सेट होता है वो अपने आप में एक परिवार है, अपने आप में एक अलग जगह है जहां पर आप इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर आप वहां पर हैं तो यू आर देयर लाइक देम, आप वहीं की जैसे हैं। जब आप वहां से अलग है तो आप एक अलग दुनिया में हैं, आप एक अलग इंसान हैं। बात आती है रोजगार की, तो रोजगार सब में समांतर है, चाहे रीजनल सिनेमा बन रहा हो, चाहे बॉलीवुड की फिल्म बन रही हो, सभी में क्रू, सभी में टेक्नीशियन, सभी में लोगों की जरूरत होती है। फिल्म किसी एक के बस की बात नहीं हो सकती। फिल्म को बनाने के लिए टीम का, अच्छी टीम का होना, टीम मेंबर्स का होना बहुत मायने रखता है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो चीज है, ये आपको रोजगार के अवसर प्रदान करती है। जब आप किसी फिल्म में काम करते हैं और आपको तकरीबन 200-300 लोग वहां जब होते हैं एक सेट पर, छोटे से छोटा सेट भी होता है तो आपके 100 लोग तो मिनिमम होते ही हैं। तो वो सब एक रोजगार ही है जो आपको देते हैं। पर हाँ, जैसे कि क्षेत्रीय भाषाएं, रीजनल फिल्म्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो रीजनल सिनेमा में काम करने के लिए आपको रीजनल लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आपको अच्छा नॉलेज नहीं होगा, आप आपस में दो लोग मिलकर के उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ हिंदी फिल्म्स की बात है, वहां आप बेशक हिंदी हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लोग समझते हैं। लेकिन फिर भी क्षेत्रीय भाषाओं में, क्योंकि भारत बहुत बड़ा है और भारत में बहुत सारे रीजन्स हैं, अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाओं का उपयोग होता है। तो ऐसे में जो भाषा का उपयोग जिस इंडस्ट्री में हो रहा है, और आप क्योंकि फिल्म भी उसी भाषा की कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा नॉलेज रखेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी अपना अच्छा काम कर सकते हैं, और यही एक बेहतर तरीका होता है। तो एम्प्लॉयमेंट की बात अगर करें तो एम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली हर इंडस्ट्री में है। जैसा मैंने आपको बताया कि आप किस चीज का नॉलेज रखते हैं, आप किस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, आपके अंदर क्या हुनर है अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग। जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मैंने गिनाए, तो सारे डिपार्टमेंट्स में से आप किस डिपार्टमेंट्स में सूट होते हैं, किस में आप जम रहे हैं, आप खुद को कहाँ देखते हैं, वो बहुत मैटर करता है। एम्प्लॉयमेंट्स हमेशा है, क्योंकि आए दिन फिल्मों का निर्माण हो रहा है, आने वाले समय में भी बहुत होगा। तो कहीं ना कहीं रोजगार भी रोज ही मिलेंगे, और उसमें कभी कोई कमी नहीं आएगी। जी जी। अब चूंकि आप प्रोडक्शन हाउस से भी जुड़े हुए हैं, तो पहले एक छोटा प्रश्न, फिर उससे ही जुड़ा हुआ एक बड़ा प्रश्न जो है वो मैं आपसे पूछूंगी। तो जी। आपको क्या आकर्षित करता है ज्यादा, एक एक्टर होना या एक प्रोड्यूसर होना? मैं एक्टर होने में ज्यादा खुश हूँ क्योंकि जब बात प्रोड्यूसर की आती है तो प्रोड्यूसर के दायित्व तो बहुत बढ़ जाते हैं। प्रोड्यूसर को अपने प्रोडक्शन, मैंने जैसे आपको बताया, फिल्म्स आर लाइक बेबी, एक बच्चे के समान होती हैं, फिल्म के क्रू परिवार के समान होता है। तो कहीं ना कहीं आपको, जब आप बीइंग एन प्रोड्यूसर सेट पे होते हैं, तो आपको आपके परिवार का, आपके बच्चों का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। आपको उनके सारे एक्सपेंडिचर्स, आपको सारी चीजें, मैनेजमेंट, वहाँ हर तरीके की चीजों का आपको बेशक पूरा ध्यान देना होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन होता है। प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा लोड में होते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को एक साथ लेकर के चलना है, और उनका मकसद सिर्फ फिल्म में बनाना नहीं है, उनको फिल्म में दर्शकों तक भी पहुंचाना है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी जर्नी होती है। फिल्मों का निर्माण होना और उसे दर्शकों के सामने लाना, ये दोनों भी बहुत बड़े अपने अपने जगह बहुत बड़े बड़े काम है। और ऐसे में मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर बनना अपने आप में बहुत टफ टास्क रहता है। किसी भी फिल्म का निर्माण करना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन नो डाउट एक्टिंग भी उतनी ही टफ है। एक्टिंग इज नॉट एट ऑल इजी, क्योंकि जब आपको, आपसे परफॉर्मेंस सही नहीं निकलता है तो आपके डायरेक्टर आपसे कई बार रिटेक कराते हैं, और वो रिटेक
आपके जब तक कि उस लेवल को टच ना कर जाए, जब तक कि वो परफेक्ट ना हो, जब तक कि वो शॉट कंप्लीट उस लेवल पे ना हो, तब तक आपको उसको रिटेक करके और उसको फाइन शॉट में करना पड़ता है, उसको एनजी शॉट से हटा करके गुड शॉट में आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वो जो स्किल, वो जो, और वो किसी एक का काम नहीं है। सपोज कोई डायलॉग है जिसमें 2 लोगों को डिलीवरी करनी है, तो जब तक दोनों का परफेक्ट नहीं होगा तब तक वो शॉट ओके नहीं हो सकता। सो दिस इज हाउ मुझे लगता है दोनों काम अपनी अपनी जगह है मौजूद। लेकिन जब बात आती है कि मुझे क्या पसंद है, तो आई आई लव टू कॉल माई सेल्फ एज एन एक्टर, और वो मेरे लिए ज्यादा खुशी होगी मुझे वो अपने आप को बुलवाने में। ये मेरे जी। लिए जी एज अब वेल। अगला जो सवाल है इसी पहले सवाल से जुड़ा हुआ है। हमारे जी जो दर्शक जुड़े हुए हैं और मैं भी ये जानना चाहती हूँ आपके जी माध्यम से कि प्रोडक्शन हाउस जो एक होता है उसकी कार्यशैली में क्या क्या चीजें आती हैं, उसके कार्य क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं और उसकी कार्यशैली कैसी होती है? मैं बताता हूँ आपको। जब एक फिल्म प्रोड्यूस की जाती है, सबसे पहले आप ये सोचिए, कहानी है, एक स्टोरी है, जिसको विजुअलाइजेशन में आपको चेंज करना है, उसको दिखाना है आपको। आपने कुछ सोचा था, आपने कुछ इमेजिन किया था, उसको आपने पन्नों पर लिया है। आप उस लेखनी को, उस स्क्रिप्ट को आप उसको दर्शकों तक लेकर के आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन, फ्रॉम वर्ड्स टू विजुअलाइजेशन। सो अब मैं आपको बताता हूँ प्रोडक्शन की जो कार्यशैली होती है, उसके अंतर्गत सभी चीजें आती हैं। जैसे आपका सारे टेक्नीशियंस आपके हो गए। आपको फिल्मों का जब निर्माण होता है तो आपको पूरी स्क्रिप्ट के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आइदर वो एक लोकेशन है, तो लोकेशन से लेकर के वहाँ का खाना, मतलब आपकी जो कैटरिंग होती है, दिन भर का फूड फूड बेवरेजेस हो गए, पानी की सप्लाई है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, आपका पावर जनरेटर है, आपके एक्टर्स के लिए स्पेशली क्या ध्यान रख रहे हैं, वो आपके टेक्नीशियंस के लिए। अगर आप बाहर से किसी टेक्नीशियन को, क्रू मेंबर्स को अगर आप बुलाते हैं, तो उनका अकोमोडेशन, उनको जगह से आपको सेट तक ले जाना छोड़ना, सेट पर सारी व्यवस्थाओं का ध्यान रखना कि रहने के लिए, बैठने के लिए, खाने के लिए, आपके सोने के लिए, आपको एक एक चीज का ध्यान देना। ये सारी प्रोडक्शन की ही कार्यशैली है, प्रोडक्शन के अंतर्गत ही सारी चीजें आती हैं। जब किसी फिल्म का निर्माण होता है, तो फिल्मों के निर्माण में एक्टर के साथ साथ जो पूरा टेक्निकल क्रू, जितने लोग जुड़े हुए हैं, वो सारे लोगों के लिए प्रोडक्शन को ध्यान देना पड़ता है। उनको लाने ले जाने, रहने, खाने, उनकी सारी व्यवस्थाओं की देखभाल प्रोडक्शन हाउसेस ही करते हैं। और ऐसे में प्रोडक्शन का सारा दायित्व होता है, इसकी कार्यशैली का हिस्सा होता है। इसके अलावा में प्रोडक्शन फिल्मों का निर्माण करवाने के बाद उन फिल्मों को कहाँ रिलीज करेगा, वो आजकल आप देख रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, थिएटर्स हैं, या यूट्यूब चैनल है, या उनको कहाँ कैसे, या किसी एप्लीकेशंस पर कैसे उनको लेकर के जाना है, वो कैसे होगा, वो अनुबंध कैसे होंगे, वो सारी चीजें आपका प्रोडक्शन हाउस ही रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो सारी चीजों के लिए वही काम करता है। यहाँ तक कि जो वेजेस जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयमेंट भी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हाउस के थ्रू ही जनरेट होती है। और वही हमें पेमेंट या वेजेस, डेली वेजेस या मंथली पेमेंट या प्रोजेक्ट वाइज पेमेंट, ये सब वही करते हैं। ये सब उन्हीं का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जी जी, बहुत बहुत अच्छे से आपने बताया कि प्रोडक्शन हाउस जो होता है उसकी भूमिका कितनी होती है, और पर्दे पे भले ही हम किसी एक्टर एक्ट्रेस को या जो बाकी वहाँ पात्र होते हैं जो सपोर्टिंग रोल में होते हैं उनको हम देखते हैं, लेकिन वस्तुतः अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन हाउस का और बिहाइंड द कैमरा जो लोग होते हैं उनका भी योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है। भले ही वो लोगों के सामने नहीं आते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उनका योगदान कम है या उनकी सराहना कम की जाए। बेशक, इसमें सवाल ही नहीं होता है। मेरा ये सोच है कि कहीं ना कहीं एक फिल्म, मैंने आपको बताया, किसी एक व्यक्ति के भरोसे नहीं बन सकती है, वो एक टीम वर्क जी होता है। और एक अच्छी टीम अच्छी फिल्म का निर्माण करने में पूर्ण रूप से सहयोग दे सकती है। कहीं ना कहीं अच्छी फिल्मों का निर्माण के लिए अच्छे क्रू, अच्छे टेक्नीशियंस, अच्छे नॉलेज वाले एक्सपीरियंस्ड लोगों की बहुत जरूरत होती है इंडस्ट्री में। चाहे वो
कोई भी डिपार्टमेंट हो, इवन म्यूजिक ही क्यों ना हो, इवन वो एक्शन सीन्स ही क्यों ना हो, इवन वो आपका XYZ आपका एनिमेशन VFX ही क्यों ना हो, अगर वो आपके ग्राफिक्स ही क्यों ना हो, वो कुछ भी हो, फिल्म का एडिटिंग पार्ट हो, वो आपके फिल्म का क्रिएटिव पार्ट हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, कोई सा भी पार्ट हो, लेकिन रिक्वायरमेंट सबकी इक्वल है। वो किसी एक ने भी अगर अपने काम में ध्यान नहीं दिया या उसको सही तरीके से नहीं किया, तो डेफिनेटली फिल्म की क्वालिटी, फिल्म का फाइनल प्रोडक्ट पे बहुत फर्क पड़ता है। ऐसे में कई फिल्में बिगड़ भी जाती हैं। तो ये सब किसी एक नहीं, हम सब जब टीम बन के काम करते हैं और बराबरी से हमारा योगदान 100% देने की कोशिश करते हैं, तब जाके कोई फिल्म एक अच्छे नजरिए से सामने आती है सभी की। जी। एक प्रश्न और जो अभी मेरे दिमाग में आ रहा है, मुझे लगता है ये पूछना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आजकल एक होड़ सी लगी हुई है कि अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको एक्टिंग स्कूल जाना चाहिए या आपको एक्टिंग सीखनी पड़ेगी। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने क्या ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाई? आप भी किसी एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग सीखने गए या फिर ये ईश्वर की कृपा थी आपके ऊपर कि आपने बिना सीखे जो है वो एक्टिंग किया फिल्मों में? बिल्कुल, ये महादेव की कृपा है कि मैं एक्टर हूँ आज। मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी टाइप का थिएटर, किसी टाइप का ड्रामा, किसी टाइप के कंपटीशन, किसी टाइप की डिप्लोमा कोर्सेज, कोई टाइप की डिग्री कोर्सेज एक्टिंग या इससे संबंधित विभागों में कभी नहीं करे हैं। मैंने मैनेजमेंट में डिग्री करी, फिर मैंने LLB ऑनर्स करा, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, फिर मैंने MA इन संस्कृत करा, वो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट का विषय था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक्टिंग और ये सारी स्टडीज का कोई तालमेल नहीं है, ये तो अलग अलग विभाग रहे, अलग अलग वो रहे। तो मैंने तो कभी एक्टिंग नहीं सीखी, और जहां तक मेरे एक्टिंग की बात है तो मेरी एक्टिंग को लोग सराहते हैं, मेरे डायरेक्टर्स पसंद करते हैं, मेरी ऑडियंस पसंद करती है, लोग पीपल कॉल मी अ नेचुरल एक्टर, तो उनको वैसा पसंद आता है। मैं जब भी कोई किरदार करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं उस किरदार में ढल करके करूँ, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचता। मैं उस जगह पे अपने आप को फील करता हूँ, वैसा अपने आप को मानता हूँ, वैसा बस जो चीज करना है उसे ऐसे करता हूँ जैसे वो सच में हो रही हो। बस उसी तरीके से मैं कोशिश करता हूँ और वो हो जाती है। लेकिन नो डाउट जो लोग एक्टिंग स्कूल जाते हैं, डिप्लोमा करते हैं, थिएटर कर रहे हैं, उनकी मेहनत कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि ज्ञान आपने इतना लिया हो, कितना सारा लिया हो, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। तो जी। उनका उतना ज्ञान भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना, लेकिन ऐसी एसेंशियलिटी कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर डेस्टिनी, किस्मत कहाँ ले जा रही है, किस्मत क्या चाह रही है। तो जी। ये मेरा एक सोच है इसको लेकर के। जी। अभी वर्तमान में आपको क्या लगता है कि जो सरकार जो है अभी, चाहे हम राज्य सरकारों की बात करें या हम केंद्र सरकार की बात करें, तो उन्हें किस तरह की नीतियां बनाने की आवश्यकता है जिससे कि रोजगार के अवसर जो हैं वो सिनेमा से जुड़े हुए जो अवसर है वो बढ़े? देखिए, अभी बहुत सारे ऐसे जो है प्रावधान और ऐसे कई सारे गाइडलाइंस और ऐसे नॉर्म्स की आवश्यकता केंद्र, राज्य, सभी समस्त तरह की सरकार को है, क्योंकि फिल्म निर्माण एक बहुत ही खर्चीला और महंगा विषय है। फिल्मों का निर्माण एक बड़े बजट के बाद ही अच्छे रूप में किया जा सकता है, पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अभी इसमें बहुत ज्यादा मदद नहीं करती है। बहुत ज्यादा सब्सिडीज अवेलेबल नहीं है। कुछ राज्य सरकार दे भी रही है, पर केंद्र सरकार के पास में इतनी ज्यादा स्कीम्स नहीं है। हम जैसे जो नए डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, नए एक्टर्स, जो लोग आगे बड़ा कुछ करने की इच्छा रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए इस तरीके से सरकार को कुछ प्लान होना चाहिए जिसके अंतर्गत कुछ ना कुछ फिल्मों को भी उतना बढ़ावा मिले, चाहे वो क्षेत्रीय रूप से हो, चाहे वो राष्ट्रीय रूप से हो। लेकिन ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि आने वाले समय में गवर्नमेंट को फिल्मों को नेगलेक्ट नहीं कर सकते आप। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, और इट्स अ बिग पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। आज आज सभी लोग पैंडेमिक के पीरियड में, कोरोना काल में, हम सब लोग जब घरों में रहे तो सबसे ज्यादा टेलीविजन था, मोबाइल में आपकी वीडियोस थे, जिन्होंने आपको बहुत सहारा दिया, जिनकी बदौलत आप सब लोगों ने घरों में अपने परिवार के साथ रह करके एक समय को व्यतीत किया, पूरा उसको निकाला। तो मुझे लगता है कि जब एंटरटेनमेंट आप लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण है, तो जिंदगी में कुछ नहीं होता है तब एंटरटेनमेंट एटलीस्ट आपके पास होता है, तो लाइफ में एंटरटेनमेंट को भी उतनी प्रायोरिटी देना चाहिए। गवर्नमेंट को भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए काफी कुछ सोचने की जरूरत है, नई पॉलिसीज की जरूरत है, साथ ही साथ सब्सिडीज
और नए जो कलाकार, नए जो प्रोड्यूसर्स, नए जो डायरेक्टर्स राइज करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जरूर आगे सोचे। ये बहुत जरूरी है, ये एक बेहद जरूरी है, और आने वाले समय में ऐसी कुछ नीतियां सरकार को काम करना चाहिए। जी जी, बहुत अच्छा कहा आपने। अब इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि ऐसे में आज के समय में अगर हमें कोई बिज़नेस करना है या कोई प्रोजेक्ट है हमारा, उसके लिए अगर हम बैंक से लोन चाहते हैं या फाइनेंस चाहते हैं, तो प्रोजेक्ट की वायबिलिटी देखते हुए वो हमें दे दिया जाता है। तो क्या फ़िल्म इंडस्ट्री में अगर कोई व्यक्ति है जो फ़िल्म बनाना चाहता है और वो बैंक के पास, क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है यहाँ जी कि फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी, तो ऐसा कोई प्रावधान है क्या कि अगर आप फिल्म बनाने के लिए लोन लेने जाते हैं बैंक से, तो बैंक आपको सहायता करती है लोन के रूप में? मेरे नॉलेज में तो अभी तक ऐसा कोई बैंक या ऐसा कोई प्रावधान नहीं आया है। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का कोई प्रावधान होगा, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है आजकल सभी को एक लोन के अगेंस्ट एक मॉर्गेज में कुछ चाहिए होता है, कुछ कैपिटल या कुछ आपका एसेट्स या कुछ। कोलैटरल। Yeah. So I think I personally feel that when bank requires this kind of things, this is not only for the industry, this is applicable to maximum all of us. तो कहीं ना कहीं आप पर्सनल लोन की बात करते हैं, that is okay. It depends on your ITR and all. But when it comes for filmmaking, I don't think that banks do provide a huge amount of loans for films. And absolutely, this is also another issue which we are facing on a basic level to create a good movies. जी। बड़ी फिल्मों बनाना, अच्छी फिल्मों का निर्माण करना, वहाँ कहीं न कहीं इन चीज़ों में कमी पड़ती है, क्योंकि फ़िल्में हज़ारों, लाखों तक सीमित नहीं है, वो करोड़ों, अरबों तक जाती हैं। तो वैसे में सोचने के लिए सरकार के साथ-साथ बैंकिंग सेक्टर्स को भी इस बारे में सोचने की ज़रूरत है कहीं न कहीं। जी। जी। अभी बहुत सारे जो आपके लिए प्रश्न हैं यहाँ आ रहे हैं, तो मैं एक आध प्रश्न उसमें से रखती हूँ, फिर मैं जी, और प्रश्नों की तरफ बढ़ूँगी। जी। अ, तेजन दीक्षित जी पूछ रहे हैं, मैं रखती हूँ स्क्रीन पे, प्लीज टेल कोविड रूल्स फॉर फिल्म्स। और मुझे लगता है ये बहुत ही जी, उपयुक्त प्रश्न है उनका, आप बताएं। जन जी। सामान्य से लेकर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग सब जानना चाहेंगे कि कोविड रूल्स अभी क्या है फिल्म्स के लिए। ओके। सी केंद्र शासन ने और राज्य शासन ने, सरकारों ने कुछ रूल्स निकाले हैं, जैसे महाराष्ट्र में भी नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है, जिस पॉलिसी के अंतर्गत ओनली 33% ऑफ क्रू मेंबर्स कैन वर्क इनटू द फिल्म्स। सिर्फ 33% क्रू मेंबर्स के साथ आप काम कर सकेंगे, ऐसा गवर्नमेंट का रूल नया आया है। पहले जैसे 100 लोग अगर आपके क्रू सेट पर होते थे, 100 क्रू मेंबर्स अगर आपके सेट पे होते थे, अभी आप सिर्फ 33 मेंबर्स के साथ में ही फिल्मों का निर्माण कर सकेंगे, ऐसा गवर्नमेंट का रूल है, नया रूल है ये। देखिए, लाइफ चेंज हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो बचे 67% लोग हैं, यानी 67 लोग जो हैं, अगर हम उन्हें फ़िल्मों से बाहर कैसे कर पाएँगे? हम उनके बिना शायद फ़िल्में बना ही नहीं सकते, क्योंकि फ़िल्मों, मैंने आपको बार-बार यही बता रहा हूँ, फ़िल्म निर्माण एक टीम के बदौलत अच्छी फ़िल्मों का निर्माण होता है। अगर वो टीम कमज़ोर पड़ेगी, अगर वो टीम में मजबूती नहीं होगी, तो अच्छी फ़िल्मों का निर्माण होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में सिर्फ 33% लोगों के साथ आप बड़ी से बड़ी फ़िल्मों का निर्माण नहीं कर पाएँगे। आपको बड़ी से बड़ी फ़िल्मों का निर्माण करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगते हैं। आपके चाहे टेक्नीशियंस का कोई भी डिपार्टमेंट हो, आपका कोई भी डिपार्टमेंट हो, आपके कैसे भी लोग हो, वो उनकी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती हैं। अगर आप कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं, तो वहाँ लोग लगते हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इस पे थोड़ा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। इसके साथ ही साथ एक नया रूल भी हमने सुनने को मिला है कि 72 इयर्स की एज के ऊपर के एक्टर्स को अलाउड नहीं करेंगे सेट पर आने के लिए, जिसमें हमारे अमिताभ बच्चन जी भी आते हैं, काफी सारे बड़े लीजेंड एक्टर्स हैं। ऑब्वियसली आप देखते हैं कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हम एक्सपीरियंस हमारा बढ़ता है, हमारा नॉलेज बढ़ता है, हमारी सीनियरिटी बढ़ती है, हमारी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती है। अगर इतने सीनियर एक्टर्स, इतने बड़े बड़े एक्टर्स को आप काम नहीं करने देंगे, तो क्या आप जवान आदमी को बाप बनाकर, दादा बनाकर फिल्मों में नहीं खड़ा कर सकते हैं? आपको जिसका जो रोल है, आपको उस रोल के लिए, वैसे कैरेक्टर के लिए वो एज ग्रुप आपको रखना पड़ सकता है फिल्मों के अंदर। तो ये भी एक चीज है जो अभी सोचने में आ रही है। तो इस तरीके से कुछ गवर्नमेंट के रूल्स हैं जो, जिन पे हो सकता है बेशक के आने वाले समय में जब वैक्सीनेशन भारत में आ जाए, उसके बाद में कुछ रूल्स में चेंज हो,
तो ऐसा हमारी उम्मीद है। साथ ही पीपी किट पहन करके क्रू मेंबर्स को वहां रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है। ऐसे भी कुछ रूल्स हैं जो गवर्नमेंट ने फिल्म के सेट्स के लिए पॉलिसीज में निकाले हैं, साथ ही साथ मास्क। सो आई एग्री, ये सारे रूल्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये हमारे डे टू डे लाइफ में भी होना चाहिए। इनका फिल्मों के निर्माण से लेना देना नहीं है, ये आउट ऑफ फिल्म निर्माण भी हमारे सभी के लिए एसेंशियल है। बट व्हेन इट कम्स के अपार्ट फ्रॉम दिस, जब कभी इस पे बात आती है तो थोड़ा सा मेंबर्स को अलाउड करना चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि वो एक हिस्सा है, एक बैकबोन है हमारी फिल्मों की। जी, बहुत अच्छा सवाल था तेजन जी, थैंक यू सो मच। एक और प्रश्न है कि फिल्मों में कोरियोग्राफी का स्तर घटता जा रहा है। सुधीर मिश्रा जी पूछ रहे हैं कि फिल्मों में कोरियोग्राफी का स्तर घटता जा रहा है, क्या मानना है आपका? देखिए मिश्रा जी को मैं बताऊंगा, कोरियोग्राफी का स्तर नहीं गिर रहा है। बात एक्चुअली आ रही है कि आजकल कोरियोग्राफी में डिमांड्स बढ़ गई हैं। दूसरा, उनमें अब डायरेक्टर अपना व्यू रखते हैं, सिनेमेटोग्राफर्स अपना व्यू रखते हैं, कई बार तो एक्टर्स का भी अपना पर्सनल व्यू होता है। तो ऐसे में जो कोरियोग्राफी जो कराते हैं, यानी कोरियोग्राफी इज आस्किंग फॉर डांस डिपार्टमेंट। जब किसी सॉन्ग का निर्माण होता है, उसमें कोरियोग्राफी की जाती है, तो जब एक कोरियोग्राफर की नजर शायद कुछ और होती होगी, लेकिन कई बार क्योंकि एक इट्स अ टीम वर्क, अगेन आई एम टेलिंग यू इट्स अ टीम वर्क, तो जब एक प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर अपनी अपनी डिमांड रखते होंगे कि नहीं, हमको इस सॉन्ग में, इस डांस में ऐसा भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए, तो जब वो चीजें डिस्कस आउट होती होंगी, तो डेफिनेटली कोरियोग्राफर को चाहकर या ना चाहकर, आई डोंट नो, ये उनका एक पर्सनल डिस्कशन है उन लोगों के साथ का, तो शायद उस लेवल पे आकर के जब वो सोचते होंगे, तो वो उस तरीके का आउटपुट आ रहा है बाहर, जो शायद हर तरीके के दर्शक देखना पसंद नहीं करते हो। तो ये वजह, स्तर गिर रहा है नहीं गिर रहा है ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि सबका अपना अपना नजरिया होता है चीजों को देखने के लिए, और सबका अपना अपना क्राइटेरिया होता है बनाने के लिए। तो वहाँ दोनों चीजें मैटर करती हैं ऐसे में, कहीं ना कहीं ऐसा मेरा सोच है इसको लेकर। कहते जी हैं कि सिनेमा वही दिखाता है जो समाज में हो रहा होता है, और समाज से प्रेरित होता है सिनेमा, और सिनेमा से प्रेरित होता है समाज। इस बात से आप समर्थन रखते हैं तनुज? बिल्कुल बिल्कुल रखता हूँ मैं, क्योंकि मेरा ऐसा सोच है कि कहीं ना कहीं फिल्म्स रियलिटी की ओर ही होती हैं, जो कहीं ना कहीं ऐसा, आप शायद कुछ चीजें देख करके कई बार हैरान हो जाते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में कहीं ना कहीं ऐसी चीजें मौजूद हैं जिसको सिनेमा किसी ना किसी रूप में दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो डेफिनेटली फिल्म्स आर मोर और लेस रिलेटेड एंड कोरिलेटेड विद पीपल एंड द सोसाइटी, तो इसमें आई डोंट हैव एनी डाउट अबाउट इट, मुझे कोई इसमें शंका नहीं है बिल्कुल भी। जी। जी एक जानकारी आपके विषय में और मिली है हमें कि आप भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के भी विद्यार्थी हैं, और अब लगभग आप कंपनी सचिव बनने की तरफ बढ़ चले हैं। जी तो मैं बहुत खुदगर्ज होकर आपसे यहाँ ये बात पूछ रही हूँ कि जी कंपनी सचिव को लेकर के क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट करेंगे सिनेमा में? बेशक है। देखिए, जहां पर मैंने आपको कहा अच्छा टैलेंट होगा, क्योंकि मैं भी एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस का हिस्सा हूँ, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में कई सारे प्रोजेक्ट्सों का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। तो अगर जो भी लोग, जो भी कंपनी सेक्रेटरी बन रहे हैं या है, या जिन लोगों की इच्छा है इस फील्ड में काम करने की, तो बेशक दे आर मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। क्योंकि अगर आपके पास इतना सा भी टैलेंट है तो वो डेवलप किया जा सकता है। आपके अंदर क्यूरियोसिटी होना चाहिए, आपके अंदर आकर्षण होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए किसी कार्य को करने की। जब ये तीन चीजें मौजूद होंगी, तो आप कुछ भी हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप सीएस हो, आप एक्सवाइजेड कुछ भी हैं, लेकिन अगर आपके अंदर एक वो है, मनोबल है, आपके अंदर इच्छा शक्ति है, तो आप डेफिनेटली इस एक्टिंग के फील्ड में, इस फिल्मों के फील्ड में किसी भी रूप से, लेखनी के रूप से, निर्माण के रूप से, या एक्टिंग के रूप से आप बेशक जुड़ सकते हैं। और ऐसी अपॉर्चुनिटीज मैं, क्योंकि आप बहुत खुदगर्ज होकर पूछ रहे हैं जैसा आपने बताया, तो मैं डेफिनेटली ऐसी अपॉर्चुनिटीज सीएस की भी आगे रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए बड़ी अच्छी खुशी की बात होगी। जी जी, और मैं ये चाहूंगी कि आपने जो भी ज्ञान अर्जित किया है एक मैनेजमेंट स्टूडेंट के तौर पे, और एक कंपनी सेक्रेटरी जो आप बनने वाले हैं चंद दिनों में,
तो उसके लिए, और इन सब चीजों से आप ये साबित करेंगे कि प्रोडक्शन में और फिल्मों को बनाने में कंपनी सचिव की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए हर प्रोडक्शन हाउस को एक कंपनी सचिव अपने यहाँ हायर कर कर रखना चाहिए, जिससे कि सारी चीजें जो है वो सुचारू रूप से चले। बिल्कुल, मैंने जैसे आपको पहले ही जब हम लोगों का इंटरव्यू सेशन स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको बताया था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर पार्ट ऑफ फिल्म्स नाउअडेज। काफी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है जो हर किसी फिल्म का हिस्सा होते ही होते फाइनेंस के पार्ट में। तो मुझे लगता है डेफिनेटली कंपनी सेक्रेटरी भी हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि फिल्में कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का हिस्सा है। फिल्में कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल पार्ट का हिस्सा होती है, कहीं ना कहीं आपके समाज में ये सारी चीजों की जरूरत है, और फिल्मों में भी इसके डेवलपमेंट की बहुत आवश्यकता है। तो डेफिनेटली आई डोंट हैव डाउट, मुझे लगता है कि इन चीजों को आगे प्राथमिकता मिलना चाहिए, और हर फिल्म में एक सीएस और एक सीए का भी इन्वॉल्वेशन होना ही चाहिए। सीए का तो है खैर, सीएस का भी इन्वॉल्वेशन होना चाहिए आने वाले समय में। जी जी। और मैं जान रही हूँ कि आपकी ये बातें जो है हमारे इंस्टीट्यूट के जो ऑफिस बेयरर्स हैं उन तक भी पहुंच रही होगी, और वो जल्दी इस क्षेत्र, मतलब इस क्षेत्र में जो है वो पहला कदम कैसे रखा जाए इसके लिए अभी सोच रहे होंगे कि इसको किस तरीके से इसका क्रियान्वयन किया जाए। तनुज, एक एक प्रश्न और जो है इसी के संदर्भ में उठता है कि पहले जब हम डिफरेंट एक्ट्स और लॉज की बात करते थे, तो बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें तो फिल्मी दुनिया होती थी, फिल्म इंडस्ट्री नहीं होती थी। तो इसको मुझे जितना याद आता है कि सुषमा स्वराज जी जब थी, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय जब उन्होंने संभाला था वाजपेयी जी के नेतृत्व में, जब वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो फिल्म को या बॉलीवुड को या जितनी भी इस तरीके की जो यूनिट्स है जहाँ पे फिल्में बनती है, चाहे रीजनल सिनेमा की बात करें या बाकियों की, तो उसको इंडस्ट्री का स्टेटस दिया गया। जी। तो आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री का स्टेटस पाने के बाद और पहले की जो स्थिति थी उसमें अब क्या सुधार हुआ है? देखिए, इंडस्ट्री को स्टेटस की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री अपने आप में शुरू से, जब वो इंडस्ट्री टाइटल नहीं भी लिया था तो भी वो एज एन इंडस्ट्री ही वर्क कर रही थी। आप देखिए, प्रोजेक्ट्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री, यू नो, फिल्म्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री। तो फिल्मों का निर्माण 100 साल पुराना हो गया है भारत के अंदर। 100 सालों से फिल्मों का निर्माण किया जा रहा है, चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट बिना म्यूजिक की फिल्मों, विदाउट डायलॉग्स वाली फिल्म से लेकर के आज हम लोग 11D एनिमेशन तक पहुंच चुके हैं। इतनी टेक्नोलॉजीज हमारे पास में हो चुकी कि फिल्मों का निर्माण में इतना वास्ट चेंजेस है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का टाइटल मिला, उससे अच्छा लगा, लेकिन नहीं भी मिलता तो इंडस्ट्री हमेशा से, फिल्म सिनेमा जगत हमेशा से निरंतर रूप से समाज के लिए कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है। आप देखिए, पिछले 100 सालों में भारतीय सिनेमा के अंदर इतनी तरीके की फिल्में बनी हैं, वो इतनी जबरदस्त फिल्में बनी हैं कि जिनका कंपैरिजन करना, जिनकी तुलना करना हमारे लिए असंभव है। उनकी जो सोच विचारधाराएं, जो उनकी उमंग, जो उनके अंदर दिखाया जो उन्होंने दर्शकों को, उसी से समाज बहुत कुछ बड़ा है, उसी से समाज ने बहुत कुछ ज्ञान लिया है। कहीं ना कहीं हम लोगों ने इंस्पिरेशन लिया है, और कहीं ना कहीं हम लोग वहीं उस माध्यम से भी डेवलप हुए हैं। फिल्मों ने बताया है कि पूरब में क्या चल रहा है, पश्चिम में क्या चल रहा है, उत्तर में क्या चल रहा है, दक्षिण में क्या चल रहा है। अगर फिल्में नहीं होती तो ये सब चीजें किसी एक प्लेटफॉर्म पे देखना, क्योंकि शायद हर व्यक्ति पर्सनल रूप से इतना एक्सप्लोर नहीं कर सकता है दुनिया को। आज भी जब फिल्में जब शूट होकर के आती हैं और वर्ल्ड की विभिन्न विभिन्न कंट्रियों को शूट होता है, जब और वहां की शूटिंग्स को दिखाया जाता है फिल्मों के अंदर, तो हम लोग ये देखते हैं कि अच्छा, इस देश का कल्चर ऐसा है, वो देश ऐसा दिखता है, वो ऐसा है, वो वहां का पहनावा ऐसा है, वहां का खान पान ऐसा है। तो फिल्में बहुत अच्छा माध्यम है दुनिया को जानने के लिए, दुनिया को पहचानने के लिए। साथ ही साथ जो कहानियां वो फिल्मों में लेकर के आते हैं वो बहुत दिलचस्प होती है। अलग अलग कहानी अलग अलग इंटरेस्ट के साथ रिप्रेजेंट होती है, और कहीं ना कहीं हर फिल्म एक संदेश लेकर के आती है, और जो फिल्में संदेश नहीं लेकर के आती हैं वो भी कुछ सिखा जाती है। तो फिल्में हमेशा से इंडस्ट्री के रूप में ही चली है। एक टाइटल मिलने के बाद से हो सकता है बेशक एक कुछ इसमें हम कह सकते हैं ग्रैंडनेस बढ़ गई है, लेकिन इसकी ग्रैंडनेस कभी कम थी ही नहीं। ये हमेशा से चकाचौंध की दुनिया है, हमेशा से स्टार
डम का फैक्टर है, तो हमेशा से वो चीजें कंटिन्यूअसली अभी तक चले आ रही है यहाँ पर। जी जी। और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके फेवरेट एक्टर कौन है अनिल बॉलीवुड में? अनिल कपूर मेरे फेवरेट, अनिल कपूर जी मेरे अनिल फेवरेट। कपूर। हाँ। जी, आपने 1 मिनट का भी समय नहीं लिया सोचने के लिए, तुरंत कह दिया। और एक्ट्रेस की बात करें अगर तो? एक्ट्रेस की अगर बात करेंगे तो मुझे काजल अग्रवाल की एक्टिंग साउथ में काफी पसंद है, जो शायद हिंदी में भी फिल्मों में आई थी। जी, जब बॉलीवुड में। काजल और अग्रवाल, अगर हम बॉलीवुड की बात करें, मतलब ऐसी हीरोइन जो बॉलीवुड से बिलोंग काजल करती है अग्रवाल जिसने साउथ में काम नहीं किया। बॉलीवुड से बिलोंग करती हो और साउथ में काम ना किया हो, तो मुझे रानी मुखर्जी काफी पसंद रही की एक्टिंग, उनके जी। स्किल्स और मुझे इम्प्रेसिव लगे शुरू से। जी, और कैरेक्टर रोल प्ले करने वाले अभिनेता? कैरेक्टर रोल में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मनोज बाजपेयी जी काफी अच्छे उम्दा अभिनेता हैं। उनके जैसी एक्टिंग वाकई में मैटर करती, तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत इम्प्रेस्ड करते हैं जब भी उनको काम करते हुए देखता हूँ मैं तो। या अगर आप बात करें तो विजय राज जी की अगर मैं बात करूं, जो काफी सारी फिल्मों में बतौर अभिनेता आते हैं, उनकी भी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है कैरेक्टर में। जी। तो यही अभिनेता और जी। अब आप अब मैं ये चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को तेलुगु में कोई डायलॉग अपने फिल्म का सुनाए, एक लाइन कहे तेलुगु में। हाँ, ओके श्योर। मैं तेलुगु फिल्म का आपको डायलॉग मैं सुना सकता हूँ। నా పేరు తనుజ్ దీక్షిత్ ఉన్నాను, ఇప్పుడు నేను మాట్లాడడానికి నేను తెలుగులో नमस्कार। मराठी? मराठी में मराठी में मैं आपको डायलॉग मेरा जो है मैं सुनाता हूँ। असा भाऊ कसा काय, आ, मी तुला भेटत नाही। और मुझे जहां तक पता है कि शायद जो फिल्म रिलीज नहीं होती है उसमें कुछ प्रतिबंध होते हैं उसको लेकर के, कि उसके डायलॉग्स या बाकी चीज आप शेयर नहीं कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है तो मैं चाहूंगी कि आपकी जो फिल्म अनलिमिटेड आ रही है उसके बारे में, या उसका कोई डायलॉग, उसके बारे में नहीं क्योंकि फिर सस्पेंस खत्म हो जाएगा, उसका कोई डायलॉग जो है आप हिंदी में हमारे दर्शकों को कहें। जरूर मैं आपको उसका भी डायलॉग सुनाता हूँ। सक्सेसफुल आदमी के पीछे पूरी दुनिया होती है, पर अनसक्सेसफुल के पीछे कोई नहीं। ये डायलॉग है मेरे so, थैंक यू। थैंक यू। और थैंक यू सो आज बहुत अच्छी चर्चा हुई आपके साथ कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या है सिनेमा में, और आपने अभी तक के अपने सफर में, छोटे से सफर में इतना जो काम किया है और इतनी जो कामयाबी देखी है उसके विषय में भी आपने बताया। और एक एक और प्रश्न यहाँ पे मेरे दिमाग में आता है तनुज जी, की आजकल क्या है कि युवा वर्ग में मैंने देखा है कि छात्रों में जिनका खिंचाव सिनेमा की तरफ होता है और वो एक्टिंग में जाना चाहते हैं, उनमें बहुत भटकाव होता है। उन्हें लगता है कि पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है, अगर हम एक्टिंग करना चाह रहे हैं तो शायद कोई हमारी डिग्री नहीं पूछेगा, और कोई आवश्यक नहीं है यह चीज कि हम पढ़ लिख करके काबिल बने उसके बाद हम सोचे, या सिनेमा में भी है तो हम साथ साथ पढ़ाई करते रहे। तो आपको क्या लगता है कि एक एक्टर के तौर पे, प्रोड्यूसर के तौर पे, डायरेक्टर के तौर पे, या किसी भी तौर पर अगर आपका जुड़ाव सिनेमा से है तो शिक्षा आपके लिए कितनी आवश्यक है? मेरे हिसाब से अगर मेरा पर्सनल नजरिया पूछे तो शिक्षा हमेशा मैटर करती है, क्योंकि अगर आपके पास में ग्रेजुएशन भी है तो एटलीस्ट यू कैन डू अ गुड, यू कैन मेक योर फ्यूचर मोर बेटर। क्योंकि आप देखते हैं कि स्टारडम या किसी भी तरीके की जब बात करते हैं हम, जिसमें खिंचाव होता है, जो अट्रैक्शन होता है इंडस्ट्री के लिए, तो आप देखिए वहां पर कितना भी अच्छा एक्टर हो, उनकी फ्लुएंसी ऑफ वर्ड्स आर ऑलवेज रिक्वायर्ड। शब्दों में शुद्धता का होना, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे किसी भी रीजनल लैंग्वेज में हो, वो बहुत जरूरी होता है। क्योंकि एक अच्छा अभिनेता अच्छे शब्दों के साथ में ही अपने अभिनय को दर्शा सकता है, अच्छे डायलॉग्स को बोल करके अपने शब्दों को दर्शा सकता है। तो ऐसा लगता है मुझे कहीं ना कहीं कि कहीं ना कहीं इन सब चीजों को प्राथमिकता देते हुए, कहीं ना कहीं इन सब चीजों को जरूरत के साथ
चलते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आगे हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई, शिक्षा एक आपके खुद के लिए है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए है। और सेल्फ सेटिस्फेक्शन अगर आपके पास नहीं है, तो आप किसी भी कार्य को सफलता पूर्वक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप उस तरीके से नहीं कर पाए उसे, तो आपको कहीं न कहीं एक हीन भावना का शिकार होना पड़ सकता है, आपको खुद में मन में कभी कुछ लग सकता है। तो मुझे लगता है कि भटकाव ना रखें, मंज़िल तो मिलना तय है, अगर आपके अंदर जज़्बा है, लगन है, तो डेफ़िनेटली आप उसको अचीव करेंगे ही करेंगे, लेकिन एजुकेशन भी उतनी इम्पोर्टेंट है, भले ही वो ग्रेजुएशन ही क्यों ना हो, तो ग्रेजुएट तो एटलीस्ट आपको होना चाहिए। और फिर ही आपको किसी भी फ़ील्ड में करियर बनाना हो, सिनेमा ही क्यों ना हो, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। हालाँकि यहाँ कोई ये बात भी सही है कि कोई पूछता नहीं है, कोई एक्टर, कोई डायरेक्टर डिग्रीज़ नहीं देखते हैं, कोई प्रोड्यूसर डिग्री नहीं देखते हैं, लेकिन ये आपका एक सेल्फ मोटो होना चाहिए, सेल्फ सैटिस्फैक्शन होना चाहिए, आपकी खुद की सेल्फ कहते हैं ना मन संतुष्टि के लिए आप उसको ज़रूर करें, अच्छा लगेगा आपको। अगर आप ग्रेजुएशन की डिग्री भी लेते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। जी। जी। एक एक और क्योंकि आज का दिन जो है एक और प्रश्न पूछने के लिए मुझे मजबूर कर रहा है। बहुत ऐतिहासिक दिन है आज। आज राम जन्मभूमि पर श्री राम के लिए जो मंदिर बनना है, राम मंदिर की आधारशिला रखी गई है विधिवत। जी, ये हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा। तो फिल्म फटर्निटी में इसको लेकर के लोगों में कैसा उत्साह है और आप कितने उत्साहित हैं इससे? मतलब मैं तो बहुत उत्साहित हूँ। मेरे घर में आज मेरे परिवार में दीपावली के जैसा माहौल है और शाम की सारी तैयारियां हो चुकी है। दिए लगाने से लेकर लाइटिंग से लेकर के और रंगोली भी मांडी गई है मेरे यहाँ पर के जो एक कल्चर है हम लोगों का। जैसे दीपावली दीपोत्सव बनता है बिल्कुल वैसे ही हमारे यहाँ पर माहौल है। और फिल्म फ्रेटर्निटी की बात करें तो बेशक सभी लोगों में अपने मन में उत्साह है, अपने मन में खुशी है, क्योंकि भगवान श्री राम के जन्मस्थली अयोध्या में आज भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है, जो कि बेशक हर भारतीय के लिए एक उत्साह का पल है, एक खुशी का पल है, जिसके लिए हमने सदियों से इंतजार करा। एक ऐसी क्षण के हम लोग सब साक्षी बने इस सदी में। तो वैसे तो 2020 क्योंकि समाज के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, कोरोना जैसी महामारी को लेकर के आया है, काफ़ी कुछ हम लोगों ने नुकसान भी सहे हैं, वो एक अपनी जगह है। लेकिन कहीं न कहीं आज ये भूमि पूजन एक राम जी का अयोध्या में जो हो रहा है, कहीं न कहीं हम सभी भारतीयों के मन में एक उमंग, एक उत्साह, एक प्रफुल्लित कर देने वाला दिन है आज का दिन। आज का 5 अगस्त 2020 का जो दिन है, इसे कभी नहीं भुलाया जाएगा। ये इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। तो सभी भारतवासियों को, समस्त भारतवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएँ इसी के लिए, बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। और बेशक जल्दी मंदिर का निर्माण होगा और हम सभी लोग वहाँ दर्शन करने जाएँ, ऐसी मेरी इच्छा है। तो इसी सभी के साथ में जय श्री राम सभी के लिए। जी। जी। और अब मैं चाहती हूँ कि इस कोरोना काल में जाने के पहले आप जो है इस कोरोना काल से लोगों को कैसे खुद को बचा के रखना है संक्रमण से, इसका जो संदेश है वो तीनों भाषाओं में आप दें और उसके बाद आपको शुक्रिया कहते हुए हम इस कार्यक्रम से विदा लेंगे अब। जी, देखिए मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कोरोना से संक्रमण जो फैल रहा है इस समय में, ये एक इसका बचाव करने के लिए हम सभी को सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि हम सभी को खुद से जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ मार्केट्स में बाहर आना-जाना जहाँ भी मैं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग इतने जागरूक नहीं हुए हैं। सभी का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बीमारी छोटी नहीं है, ये संक्रमण कोई नॉर्मल संक्रमण नहीं है। ये एक वाक़ई में जानलेवा साबित हो सकता है। तो ये हमारे लिए नहीं, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए अ, बेशक इसमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जी। जी, तो जो हमारे तेलुगु और जो मराठी दर्शक हैं वो निराश हो जाएँगे, आप उनके लिए भी कोई संदेश दें उनकी भाषा में। फिलहाल मैं इजाज़त लेना चाहूँगा, क्योंकि तेलुगु और मराठी में इन संदेशों को बोलना वाक़ई में बहुत टफ़ रहेगा मेरे लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपके लिए एक और संदेश आया है डेविड यादव जी का। थैंक उन्होंने यू सो बेहतरीन प्रयास कहा है जी। और तो
हम आपको शुक्रिया कहते हैं तनुज कि आपने समय निकाला आज हमारे इस कार्यक्रम के लिए, हमारी इस जी 21वीं कड़ी के लिए, और आप हमारे पेज पर आए और बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। और अब हम आपसे ये वादा चाहते हैं कि जैसा कि हमने कहा है पहले कि जब अनलिमिटेड जो है वो रिलीज होगी, उसके बाद आप तो स्टार बन जाएंगे, तो स्टार बनने के बाद भी फिर आपको इस पेज पर आना होगा। इसका आमंत्रण मैं अभी दे रही हूँ आपको। और ये उम्मीद, स्टार तो आप पहले से हैं, हिंदी सिनेमा में भी आप स्टार हो जाएंगे तब। तो जी मैं ये वादा चाहती हूँ कि फिल्म रिलीज होने के बाद जी जो है वो फिर से आप हमारे पेज पे आएंगे हमारे दर्शकों के बीच। बिल्कुल, मैं ज़रूर आऊँगा और आपके आमंत्रण को मैं स्वीकार करता हूँ यहीं से। और मुझे भी बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छे सवाल थे आपके, बहुत अच्छी जानकारी आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुँचेगी, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। और सभी दर्शकों को और आने वाले और भी जो व्यूअर्स हैं सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम और बहुत-बहुत धन्यवाद पूजा जी आमंत्रण के लिए। थैंक यू वेरी जी, मच। जी, तो आपको मेरी ओर से और मेरी इस पेज की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, अपने माता-पिता का, अपने समाज का, अपने देश का, और जो भी इंडस्ट्री में आप रीजनल फिल्म्स में हैं या आप बॉलीवुड में हैं, सबका नाम रोशन करते रहें। और जल्दी से आपकी ये फिल्म रिलीज हो, बहुत बड़ी हिट साबित हो, तो हम फिर से आपको बुलाएं यहाँ जी, थैंक यू, एक ऐसी डेफ़िनिटली। चर्चा के लिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको शुक्रिया कहती हूँ, धन्यवाद कहती हूँ, और आपको शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू सो मच पूजा जी, नमस्कार। जी।